हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन क्लासेस। आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ग्रामीण विकास। 11th क्लास का इको का चैप्टर है ये, मैक्रो का, ठीक है। और नाम है ग्रामीण विकास। और 1 से लेके 5 तक जितने भी चैप्टर हैं सबका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है और आप प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं। वो पूरे चैप्टर हैं, लेकिन आज जो मैं ये चैप्टर करा रही हूँ ये नोट्स टाइप में है, जिससे कि चैप्टर जल्दी कंप्लीट हो जाए, आप बोर भी ना हो, आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें पता चल जाएं और इसी के साथ आपका पूरा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ें बता रही हूँ और यहाँ से आपको क्वेश्चन आंसर्स भी पता चल जाएंगे। तो चैप्टर का नाम है ग्रामीण विकास। अब पहले मीनिंग ही समझते हैं कि ग्रामीण विकास का मतलब क्या है। तो ग्रामीण मतलब गांव और विकास मतलब अच्छा होना वहाँ पे, ठीक है, चीज़ों का अच्छा होना, फैसिलिटीज़ होना। तो आपने ये तो देखा होगा कि गांव से लोग हमेशा शहर की ओर पलायन करते हैं, लेकिन कभी देखा है कि शहर से गांव की तरफ अगर पलायन कर रहे हो तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गांव में विकास की कमी होती है। शहर में फैसिलिटीज़, नौकरी, हर चीज़ बहुत अच्छे से मिल जाती है, इसलिए सबको शहर अच्छा लगता है, ज़्यादातर लोगों को। और जॉब और खाने खर्चे की तलाश में जो लोग उधर जाना पसंद करते हैं। तो आखिर गांव में विकास है क्यों नहीं? इसका मतलब क्या है विकास का? तो ग्रामीण विकास एक व्यापक शब्द है जो एक गांव के पूरे विकास मतलब पूर्ण रूप से विकास, उसमें जितनी भी बाधाएं उत्पन्न होती हैं, जितनी भी बाधाएं आती हैं, उन सब पर ध्यान देता है, उन क्षेत्रों पर ध्यान देता है कि एक गांव में कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिनकी वजह से बाधाएं आ रही हैं विकास होने में, ठीक है। समझ में आया आपको कि ग्रामीण विकास क्या है? कुछ नहीं है, एक वो है, मतलब एक शब्द है सिर्फ विकास, लेकिन एक्चुअल में ग्रामीण विकास ये है कि आखिर कौन कौन से तत्व हैं, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से क्षेत्र हैं जिसकी वजह से एक गांव में विकास नहीं हो पा रहा। तो ये कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे 3-4, जैसे कि आधारित संरचना। आधारित संरचना, कोई भी किसी चीज़ का जो बेस अच्छा होगा तो बाकी चीज़ें भी अच्छी होंगी। तो ये आधारित चीज़ें हैं, जैसे कि साख सुविधाएं, बैंकिंग वगैरह, बाज़ार अच्छा होना चाहिए, परिवहन, गाड़ियाँ, संचार, ठीक है, बिजली, उत्पादन, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें बन रही हैं, नहीं तो जॉब्स कैसे मिलेंगी, सिंचाई और कृषि सुविधाएं। सिंचाई और कृषि सुविधाएं तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं किसी भी ग्रामीण विकास के लिए, क्योंकि गांव में सबसे ज़्यादा काम यही होता है कृषि का। नंबर 2 आता है मानव पूंजी निर्माण। इसके ऊपर पूरा चैप्टर आप पढ़ चुके हैं पिछली बार, चैप्टर 5 है आपका। तो देखिए, कोई भी जैसे टीचर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, कोई भी है, ये सब क्या है सरकार के लिए और देश के लिए क्या है? ये पूंजी ही तो है ये भी। तो जैसे कि ये किससे पता चलेगी? शिशु मृत्यु दर की। 1 साल से जो कम बच्चे पहले ही ख़त्म हो जाते हैं वो कितने हैं, उनकी दर क्या है, निरक्षरता, बेरोज़गारी और जीवन प्रत्याशा में कमी, कि कितने साल तक लोग ज़्यादातर जीवित रह पाते हैं, उस टाइप से। ये सारे पॉइंट्स हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे अभी। उसके बाद आता है निर्धनता उन्मूलन, कि निर्धनता किस टाइप की है किसी भी गांव में, मौसमी है या फिर प्रच्छन्न है। क्योंकि देखिए, बेरोज़गारी 2 ही टाइप्स की होती है, मौसमी और प्रच्छन्न। फिर बाकी टाइप्स जो हैं वो मौसमी और प्रच्छन्न में से ही निकल कर आते हैं, ठीक है। मेन तो 2 टाइप की ही होती हैं। तो मौसमी और प्रच्छन्न बेरोज़गारी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, यहाँ से बहुत क्वेश्चंस निकल के आते हैं। तो ये 2 चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी तो बाकी चीज़ें भी सॉल्व हो जाएंगी। इसके बाद नंबर 4 आता है भू सुधार। ये इतना वो नहीं है मतलब किसी भी गांव के लिए, लेकिन ये भी बहुत अच्छा है, मतलब कि गांव में भू सुधार होगा, क्योंकि गांव में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब किस पर डिपेंड करती हैं? भूमि पर। क्योंकि गांव में सबसे ज़्यादा कौन सा काम होता है? कृषि का काम होता है। तो कृषि जो है वो भूमि पर डिपेंड करती है। अगर भूमि अच्छी होगी वहाँ की तो क्या होगा? उस पर कम मेहनत करनी पड़ेगी, उसमें उसकी जो उर्वरक शक्ति है वो ज़्यादा अच्छी होगी, तो उसमें कम मेहनत करनी पड़ेगी और खेती जो है वो अच्छी होगी। तो भू सुधार भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसमें ही, इन सारे टॉपिक्स में ही आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। यही सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, सिर्फ ये आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। अगर आपको ये सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो जाते हैं, पता चल जाता है कि किसे क्या कहते हैं, तो सारे क्वेश्चंस आपके यहीं से निकल कर आते हैं, ठीक है। पहले हम पढ़ते हैं साख सुविधाओं के बारे में। तो देखो, जितनी भी बैंकिंग प्रणाली होती है वो सब साख सुविधाओं में आती है। तो बैंकिंग प्रणाली का तेज़ी से विस्तार हुआ है, कृषि और गैर कृषि दोनों पर ही इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। सकारात्मक मतलब अच्छा प्रभाव पड़ा है। और हरित क्रांति के बाद तो ऋण सुविधाओं ने जो है किसानों पर बहुत ही अच्छी, किसानों की उत्पादकता हुई है और ऋण उनके लिए लेना बहुत मददगार साबित हुआ है। लेकिन फिर भी इसका ज़्यादा फ़ायदा जो है ग्रामीण लोगों को नहीं हुआ, ठीक है।
इसे अभी मैं समझा रही हूँ, अभी सिर्फ पढ़ा है। यहाँ पर क्या है आपका, ये क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो है साख सुविधाएं आई तो हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में वो ज़्यादा चल नहीं पाई, तो इसका क्या कारण है। तो आपको ऐसे ही बताना है, पहले तारीफ़ करनी है कि बहुत सारे फ़ायदे हुए हैं, और फिर बताना है कि कि ग्रामीण क्षेत्रों में वो क्यों नहीं पहुंच पाई। किसानों को उसका फ़ायदा हुआ तो, लेकिन सिर्फ एक तबके को, सबको नहीं हुआ। जो बड़े किसान थे जैसे कि यूपी के, हरियाणा के, पंजाब के, यहाँ तो फ़ायदा हुआ, लेकिन जो छोटे किसान हैं उनको नहीं हुआ। तो पहला है अपर्याप्तता, मतलब इनकी बैंक की जो शाखाएं हैं वो हर जगह पर नहीं खुली, बड़ी जगहों पे तो खुल गई। दूसरा है संस्थागत स्रोतों की अपर्याप्त कवरेज, ठीक है। तीसरा, सीमांत और निर्धन किसानों की ओर कम ध्यान, जो बड़े किसान थे सिर्फ उन पर ध्यान दिया गया कि उनको ऋण तेज़ी से मिल जाता था, छोटे किसानों को नहीं। और ऐसा क्यों होता था, तो ये आपके चौथे पॉइंट में है, कर्ज ना चुकाना, क्योंकि ज़्यादातर किसानों ने क्या किया, कर्ज नहीं चुकाया, और अब भी ऐसा करते हैं। बहुत से किसान तो कर्ज चुका पाते नहीं हैं, लेकिन उनकी देखा देख बहुत से किसान ऐसे भी हैं जो कर्ज चुका पा सकते हैं लेकिन चुकाते नहीं हैं। तो अब देखिए, कोई चुका पाए या ना चुका पाए, बैंक को इससे क्या लेना देना। बैंक ने ऋण दिया था तो बैंक अपना ऋण वापस लेगा, और जहाँ से उसको ऋण वापस नहीं मिलेगा तो बैंक किस लिए अब मतलब अपनी शाखाएं चला रहा है, फ्री सेवा थोड़ी दे रहा है, उसको फ़ायदा होना चाहिए। और जब उसको फ़ायदा नहीं होगा तो वो क्या करेगा, वहाँ से उसकी शाखा को कोई फ़ायदा नहीं है, वो बंद कर देगा वहाँ से। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में साख सुविधाएं जो है नहीं पहुँच पाई ज़्यादा, मतलब पहुँची लेकिन ज़्यादा नहीं पहुँची। तो यहाँ से आपको क्लियर है। इसके बाद आता है कृषि विपणन। कृषि विपणन किसे कहते हैं, तो देखिए ये एक काम है। जैसे कि आपसे पूछा जाए छोले भटूरे किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे कि मैदा एक प्रकार का जो है खाने की चीज़ होती है, उसको पानी में मिलाते हैं, आटा गूंथते हैं, फिर भटूरा बनाते हैं तेल में तल के। ऐसे बताओगे ना, पूरा छोलों के बारे में बताओगे, पहले भिगोते हैं, फिर उबालते हैं, फिर बनाते हैं। ऐसे ही आपको कृषि विपणन का बताना है कि कृषि विपणन क्या है पूरा। तो यह एक प्रक्रिया है, मतलब ये भी एक प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, जिसमें देश भर में, मतलब पूरे देश में जितने भी उत्पादित कृषि उत्पादों का जो संग्रह है, पूरे देश में जितना भी उत्पादन होता है उसका संग्रह करना, उसको रखना, उसका भंडारण करना, उसका प्रसंस्करण करना, परिवहन, जहाँ से उसको भेजते हैं जगह जगह, बैंकिंग, वर्गीकरण, वितरण, बांटना उसको कि कहाँ कहाँ पे खाना जाएगा, ठीक है। तो भारतीय कृषि बाजार ज़्यादातर बहुत पुराने हैं। तो कृषि विपणन किसे कहते हैं पहले इतना समझिए, ठीक है। भारतीय कृषि बाजार जो है वो बहुत ही ज़्यादा पुराने हैं, जिनके ऊपर आजकल आंदोलन भी चल रहा है, ठीक है। और पिछड़े क्षेत्र में विपणन रचनाएं काफ़ी हद तक व्यावसायिक रूप से कार्य नहीं करती। इसका क्या मतलब है समझिए। पहला तो ये कि कृषि विपणन है क्या, देश भर में जितना भी उत्पादन होता है कृषि से रिलेटेड, मतलब खाद्य सामग्री, खाने की सामग्री, ठीक है, जितना भी उत्पादन होता है उसको रखना, उसका परिवहन, क्योंकि गाड़ियाँ भी तो चाहिए होती हैं। कुछ क्षेत्र तो ऐसे होते हैं जहाँ गाड़ियाँ ठीक से चल ही नहीं पाती, तो उसका परिवहन अच्छा है या नहीं, उसका भंडारण, ठीक है, इतनी ज़्यादा जगह चाहिए उसको रखने के लिए, क्योंकि बारिश भी होती है, सर्दी भी होती है, गर्मी भी होती है, सारे मौसम आते हैं, उसको बचाना। फिर उसके बाद उसका वितरण करना, मतलब कौन कौन से शहरों में वो किस तरीके से भेजा जाए, या कौन कौन सी जगहों पे, गाँव में कहीं पर भी वो भेजा जाए, उसका वितरण, ये सारा जो प्रोसेस होता है ये सारा किस में आता है, कृषि विपणन में आता है, ठीक है। अब आपसे हमारे देश की कृषि विपणन प्रणाली के बारे में अगर बुराइयां पूछी जाएं, ठीक है, कि इसकी क्या क्या सीमाएं हैं, बुराई हैं, क्या क्या कमियां हैं, तो बता देना। एक तो बाज़ार बहुत ज़्यादा पुराने हैं, पुराने समय के हैं, और जितने भी हैं बहुत ही ज़्यादा कम हैं, ठीक है, लिमिटेड हैं। और कृषि की जितनी भी ये रचनाएं हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, परिवहन हैं, और जितनी भी अभी बताई हैं, सब में कमियां निकाल देना जब कमियां पूछी जाए तो, कि परिवहन अच्छा नहीं है, सड़कें अच्छी नहीं हैं, ठीक है, भंडारण अच्छा नहीं है, लोगों के पास जगह नहीं है। जब कमियां पूछी जाएँ तो कमियां निकालो, सिर्फ पॉइंट्स पता होने चाहिए। तो इसके बाद ये पॉइंट्स आपका हो गया। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे हरित क्रांति। हरित क्रांति मैंने आपको पहले भी बताया था 4th चैप्टर में, कृषि वाले चैप्टर में, ठीक है, वो पूरा बहुत ज़्यादा डिटेल में दिया हुआ था। हरित क्रांति के ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है, अगर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में देखनी हो तो आप देख सकते हैं, वो भी आपको 11th इको वाले प्लेलिस्ट में ही मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैं छोटा सा बता देती हूँ हरित क्रांति क्या है। हरित मतलब हरा, ठीक है, हरी हरी क्रांति। तो ये किसके ऊपर हुई थी, कृषि से रिलेटेड है ये, क्योंकि कृषि के ऊपर ही हुई थी। इसमें क्या हुआ था, हरित क्रांति अक्टूबर 1965 में कृषि उत्पादन की वृद्धि के लिए शुरू की गई थी, कि उत्पादन जो है ज़्यादा से ज़्यादा हो। ये एक रणनीति थी, मतलब एक प्लानिंग थी, एक प्लान था। क्या प्लान था, कि जिसमें उच्च पैदावार वाले जो बीज होते हैं वो किसानों को दिए गए थे, जिसे HYV बीज कहते हैं, ठीक है।
HYV बीज होते हैं उन्हें उर्वरक दिया गया था, उर्वरक डालने से पौधे जल्दी उगते हैं ना, सिंचाई के साधन दिए गए थे, सिंचाई जो पौधों में पानी वगैरह डालते हैं वो, तो मतलब कीटनाशक सारी चीज़ें किसानों को उपलब्ध कराई थी सस्ते में, ताकि वो अपने उत्पादन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकें। उनको पढ़ाया लिखाया गया था, इस बारे में नॉलेज दी गई थी कि वो अपने उत्पादन को कैसे बढ़ा सकते हैं, और वो सारी चीज़ें उन्हें प्रोवाइड भी कराई गई थी, जैसे कि HYV बीज, उर्वरक, सिंचाई आदि। ये थी हरित क्रांति। और डिटेल से जानना तो वीडियो देख लेना। इसके बाद आती है स्वर्णिम क्रांति। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर पढ़ लीजिए ये भी। तो 1991 से 2003 की अवधि को स्वर्णिम क्रांति कहा जाता है। इसमें क्या हुआ था, इसमें ये बागवानी से रिलेटेड है। बागवानी जैसे चाय के बाग होते हैं और सेब वगैरह के बाग होते हैं, जो फ्रूट्स होते हैं उनके जितने भी फ्रूट्स की जो कृषि होती है ना उसको बागवानी कहते हैं, और जितने भी चाय कॉफ़ी ये सब बागवानी है। तो ये तो बहुत ज़्यादा मालदार होते हैं ये किसान, क्योंकि बागवानी बहुत ही ज़्यादा अच्छा और बहुत ही ज़्यादा महंगा काम है ये। इसका व्यवसाय भी बहुत अधिक होता है, अपने देश में कम और दूसरे देशों में ज़्यादा होता है। इसका निर्यात भी बहुत अच्छे से होता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ था 1991 से 2003 में इस पर ध्यान दिया गया था। इसके बाद आपका ये वाला टॉपिक आता है कि ग्रामीण विविधीकरण और गैर कृषि रोजगार। कि देखो गांव में जो है कृषि तो सबसे पहला वहाँ का रोजगार है, लेकिन जो लोग कृषि में नहीं लगे हुए, तो गैर कृषि रोजगार मतलब कृषि से अलग वो लोग क्या क्या करते हैं उसके बारे में हमें यहाँ पे बताना है। तो कृषि से अलग यही करते हैं, पशुपालन, मत्स्य पालन और बागवानी। ये 3 चीज़ें आपको याद करनी है, कृषि से अलग गाँव में ये करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर 1 पे हम आते हैं पशुपालन पे। पशुपालन आपको पता है पशुओं को पालना। आप कौन कौन से पशु पाले जाते हैं आपको पता है? गाय, बकरी, भेड़, ऊँट, जिनमें ज़्यादा फ़ायदा होता है वो पाले जाते हैं। भैंस, गाय, बकरी में ज़्यादा फ़ायदा होता है क्योंकि ये दूध भी देती हैं। ठीक है, और इनका मीट भी बिकता है, मतलब गाय का तो नहीं लेकिन भैंस और बकरी इनका बिकता है। तो ये दोनों तरीके से जो है काम में आती हैं, इसलिए इनका पशुपालन ज़्यादा होता है। अब सुनिए, गांव में जो है हमारे पूरे देश में 70 मिलियन सीमांत एवं छोटे किसान जो हैं ये रोज़गार करते हैं बड़ी संख्या में। इसके बाद आता है मत्स्य पालन, मतलब मछली पालन। ठीक है, कुल मछली उत्पादन का सकल घरेलू उत्पाद मतलब GDP में 1.4% योगदान है। आप सोच सकते हैं कि मछली पालन कितने बड़े स्केल पे किया जाता है, कि पूरी जो हमारे देश की GDP है उसमें 1.4% इसका अकेले का योगदान है। ठीक है, मछली पालन का। और निर्यात बाजार का 60%, मतलब यहाँ से हमारे देश से जो दूसरे देश में निर्यात किया जाता है उसका 60%, और जो देश में हिस्सा इसका खाया जाता है मछली का उसका 40% महिलाओं के हाथ में है। मतलब मछली पालन में महिलाएं भी खूब धड़ल्ले से लगी हुई हैं, खूब अच्छे से वो भी मछली पालन में लगी हुई हैं। ठीक है, तो इसका बहुत बड़ा योगदान है देश की GDP में भी, और महिलाओं का भी खूब योगदान है इसमें। महिलाएं भी खूब काम करती हैं मछली पालन में। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा बड़ा बिजनेस होता है इसका भी। इसके बाद नंबर 3 आता है बागवानी। जो खेती नहीं करते वो बागवानी करते हैं। बागवानी अभी मैंने बताया था आपको, जो 1991 से लेकर 2003 की अवधि थी, वो जो टाइम था उसे हम स्वर्णिम क्रांति के नाम से जानते हैं, जिसमें बागवानी पे ध्यान दिया गया था। इसी दौरान बागवानी में सुनियोजित निवेश बहुत ही ज़्यादा उत्पादक सिद्ध हुआ, क्योंकि चाय कॉफ़ी का जो है निर्यात भी बहुत ज़्यादा होता है और देश में भी इसकी खूब डिमांड है, तो बागवानी भी बहुत अच्छा है। तो ये 3 चीज़ें ग्रामीण लोग करते हैं कृषि से अलग। क्या क्या? पशुपालन, मत्स्य पालन और बागवानी। ठीक है, इसके बाद हमारा टॉपिक आता है जैविक कृषि। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो जैविक कृषि क्या है, जिसे आजकल इंग्लिश में ऑर्गेनिक सब करते रहते हैं, अपने घरों में भी उगाते हैं। तो देखिए, जब कृषि करते हैं, कृषि में क्या होता है? जैविक कृषि प्राकृतिक रूप से खाद्यान्न उगाने की प्रक्रिया है। ठीक है, यह विधि रासायनिक उर्वरक और विषजन्य कीटनाशकों के प्रयोग की अवहेलना करती है। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो समझिए। जैविक कृषि ऐसी कृषि है, कृषि में देखिए वो इंजेक्शन लगाते हैं ना, आजकल इंजेक्शन लगाते हैं कृषि में, और बहुत सारा उर्वरक डालते हैं, कीटनाशक डालते हैं, तो उससे क्या होता है, उसकी क्वालिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। लेकिन जैविक कृषि एक ऐसी कृषि है जिसमें कीटनाशक और उर्वरक वगैरह का प्रयोग किए बिना इसको उगाया जाता है। अब ऐसा करेंगे तो कृषि में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि उर्वरक इसीलिए डाले जाते हैं ताकि जल्दी जल्दी उत्पादन बढ़े। खाने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा होने लगी है, जनसंख्या बढ़ रही है, खाना मांगती है।
ठीक है। तो इसलिए उर्वरक डाले जाते हैं ताकि जल्दी उत्पादन हो, जल्दी फ़ायदा हो, जल्दी पहुंचाया जाए। लेकिन जब जैविक कृषि करते हैं तो इसमें क्या होता है, एक तो इसकी लागत, कमियां बता रही हूँ मैं इसकी, एक तो इसकी लागत बहुत ज़्यादा आती है और इसमें टाइम बहुत लगता है, इसलिए लोग जैविक कृषि करना पसंद नहीं करते, वरना फ़ायदेमंद तो जैविक कृषि ही होती है। ठीक है, तो कमियाँ भी आप बता सकते हैं। देखो, फ़ायदा तो ये हो गया कि ये पौष्टिक होती है, ठीक है, बॉडी के लिए अच्छी होती है और पर्यावरण के लिए भी अच्छी होती है, क्योंकि उर्वरक जो है वो पानी को नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। लेकिन इसके नुकसान क्या हैं? नुकसान ये हैं कि इसमें कम फ़ायदा होता है, उत्पादन तेज़ी से नहीं होता है और बहुत ही ज़्यादा महंगी पड़ती है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, धारणीय विकास, लास्ट टॉपिक। धारणीय विकास क्या है? तो पहले यहाँ से हम देखते हैं, धारणीय विकास यह विकास जो वर्तमान पीढ़ी के विकास के लिए भावी पीढ़ी की गुणवत्ता को प्रभावित नहीं करता, ठीक है। यह संसाधनों के प्रयोग पर रोक नहीं लगाता, परंतु उनके उपयोग इस तरह उपयोग करने से मना करता है कि इससे भावी पीढ़ी को कोई नुकसान ना हो। अब देखिए, आजकल हम क्या कर रहे हैं, सारे देश क्या कर रहे हैं, मिलके विकास कर रहे हैं। अब विकास करने से हो क्या रहा है, पर्यावरण को भी नुकसान हो रहा है। एक तरफ फ़ायदा तो हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। क्या हो रहा है, पहले के लोगों ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे या बहुत कुछ उन्होंने किया था, तो उन्होंने हवा को और पानी को प्रदूषित कर दिया। उसे कौन झेल रहा है? हम झेल रहे हैं। प्रदूषित हवा और पानी को हम झेल रहे हैं। खूब धड़ल्ले से उन्होंने पेट्रोल को उड़ाया, खूब एक्सपेरिमेंट किए, सब किया उन्होंने, ठीक है। ऐसे ही हम जो आज के टाइम में विकास कर रहे हैं, तो धारणीय विकास ये कहता है कि विकास इस तरीके से करो कि अब वाली पीढ़ी जो है उसको भी फ़ायदा हो, और जो भावी पीढ़ी है, भावी पीढ़ी मतलब आने वाली पीढ़ी, उसको भी फ़ायदा हो, उसको नुकसान ना हो, उनको नुकसान पहुंचाए बिना विकास होना चाहिए। तो ये नहीं कहता कि संसाधनों का प्रयोग मत करो, ये कहता है कि संसाधनों का प्रयोग करो, पर इस प्रकार से करो कि हमारे आने वाली नस्लों को उसका कोई नुकसान ना हो। उसे धारणीय विकास कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे विकास करना तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसी के साथ आपका ये चैप्टर और सारे नोट्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं इस चैप्टर के। अगर आपको लगता है कि मेरी पढ़ाने की स्पीड स्लो है, तो आप प्लेबैक स्पीड से कम ज़्यादा कर लेना उसे, ठीक है, स्लो लगे या फास्ट लगे, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मुझे बहुत सारे लाइक्स मिलते हैं कि हाँ, बच्चों को मेरी वीडियो समझ में आ रही है, ठीक है। जब समझ में नहीं आती तो डिसलाइक तो आप लोग बहुत जल्दी करके जाते हो, जब अच्छी लगती है तो लाइक क्यों नहीं करके जाते। और एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लें, हो सकता है आपके काम की वीडियो वहाँ पे मिल जाए। और कोई टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइज़।